अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस की रफ्तार बहुत तेज हो चली है और संक्रमण के नए मामले जिस तेजी से सामने आ रहे हैं उससे चिंता बढ़ती जा रही है। अब देखिए कि पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 15,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। और अभी अगर दिल्ली की बात कर लें हम तो दिल्ली में तो आप देखिए कि लगातार ये तीसरा चौथा दिन है जब 3,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। आज भी 3,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक करी और मामलों से कैसे निपटा जाए और क्या तैयारियां की जाए इस मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। इसके बारे में आपको विस्तृत रिपोर्ट देंगे, लेकिन जरा भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर भी कुछ आपको सुर्खियां बता देते हैं। भारत और चीन के बीच तनाव के बीच आज केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है गोली चलाने के लिए। अब तक हमारा जो समझौता था कि हम ठीक है आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब उसकी भी छूट मिल गई है सेना को। सेना के लिए इमरजेंसी फंड 500 करोड़ रुपए का जारी कर दिया गया है, अपने आप में बड़ी बात है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की और हालात की समीक्षा की। आगे हमारी क्या तैयारियां हैं इन पर भी चर्चा की गई। इस पर भी आपको एक रिपोर्ट देंगे और बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं क्या कह रहे हैं भारत चीन तनाव पर, और भारत ने चीन को घेरने के लिए कैसे तैयारी की है इसके बारे में भी आपको विशेष जानकारी देंगे। और बताएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हैं किस तरह लगातार ठोके जा रहे हैं। आज भी 3 आतंकवादी वहां मार गिराए सुरक्षा बलों ने और ये एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये लोग हिजबुल मुजाहिदीन से और आईएस जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे। तो इस पे भी हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में 2,27,755 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,69,451 लोगों का उपचार चल रहा है। ठीक हो चुके लोगों की तादाद अब भी इलाज करा रहे लोगों की संख्या से 58,305 अधिक है। बीते 24 घंटे के दौरान कुल 13,925 लोग ठीक हुए हैं। कुल मिलाकर करीब 55.48% मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक अमेरिका, ब्राज़ील और रूस के बाद भारत वैश्विक महामारी कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित चौथा देश है। यूनिवर्सिटी के अनुसार मृतकों की संख्या के मामले में भारत का दुनिया में 8वां स्थान है। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उसका ध्यान प्रयोगशालाओं और जांच की संख्या बढ़ाने पर है। देश में अब 981 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। नमूनों की जांच में भी प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। बीते 24 घंटे के दौरान 1,90,730 नमूनों की जांच की गई है। अब तक कुल 68,07,226 नमूनों की जाँच की जा चुकी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को और 3,000 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड-19 के मामले 60,000 के करीब पहुंच गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि शहर में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण से 2,175 लोगों की मृत्यु हुई है। यह लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में 3,000 या उससे ज़्यादा कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं। उधर लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। देश की तीनों सेनाएं तनाव के बीच हाई अलर्ट पर हैं। केंद्र सरकार ने युद्ध की तैयारियों के मद्देनज़र तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का एक इमरजेंसी फंड जारी किया है। सेना इस इमरजेंसी फंड से कोई भी हथियार ज़रूरत पड़ने पर खरीद सकती है। सीमा पर तनातनी के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए सेना के लिए फंड जारी किया है। सेना को मिली यह बड़ी आर्थिक मदद है। चीन के साथ सीमा पर अब किसी भी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी एलएसी पर मंडरा चुके हैं। ऐसे में तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक तीनों सेनाओं को आर्थिक शक्तियां केंद्र सरकार ने दे दी हैं। इमरजेंसी रिक्वायरमेंट प्रोसीजर के तहत सेनाएं हथियार खरीद सकेंगी। अब इस राशि से किसी भी तरह के नए हथियार खरीदे जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत सुरक्षा बल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सहमति के साथ जरूरी होने पर किसी भी तरह के हथियार खरीद सकेंगे। सेनाएं जिन हथियारों की कमी से जूझ रही हैं उन्हें भी खरीदने की इजाज़त मिल सकेगी। वे खरीदारी के लिए सूची बनाएंगे। तीनों सेनाएं पहले ही हथियारों और उपकरणों की एक सूची तैयार कर चुकी हैं। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें जल्द ही खरीद लिया जाएगा।
उधर केंद्र सरकार ने कम गुणवत्ता वाले आयात विशेषकर चीन से आने वाले उत्पादों पर अंकुश लगाने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों से सस्ते आयात की सूची, उनकी घरेलू कीमत और यदि कोई कर हानि हो तो उनका ब्यौरा मांगा है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में चीन के आयात पर निर्भरता खत्म करने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। एक सूत्र ने बताया कि उद्योगों से चीन से आयातित कुछ सामानों और कच्चे माल पर टिप्पणी और सुझाव देने के लिए कहा गया है। इन उत्पादों में कलाई घड़ी, दीवार घड़ियाँ, इंजेक्शन की शीशी, कांच की छड़ें और ट्यूब, हेयर क्रीम, हेयर शैम्पू, फेस पाउडर, आँख और होठ के मेकअप का सामान, प्रिंटिंग की स्याही, पेंट और वार्निश तथा कुछ तंबाकू का सामान शामिल है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 2014-15 और 2018-19 के बीच आयात में हुई बढ़ोतरी, एक जैसे उत्पादों को यहाँ बनाने पर उनकी घरेलू लागत, घरेलू क्षमता, मुक्त व्यापार समझौतों के तहत आयात और यदि कहीं कच्चे माल पर तैयार माल के मुकाबले अधिक टैक्स हो तो उन सभी का ब्यौरा मांगा गया है। उद्योग सूत्रों ने बताया कि उन्होंने इन सभी उत्पादों पर अपनी राय तैयार कर ली है और जल्द ही उसे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। चीन के साथ सीमा पर तनाव के मद्देनज़र वहां से आयात को कम करने और रोकने की कवायद महत्वपूर्ण है। भारत के आयात में लगभग 14% हिस्सा चीन का है, जिसमें मोबाइल फ़ोन, दूरसंचार, बिजली, प्लास्टिक के खिलौने और फार्मास्यूटिकल उत्पाद जैसे सामान उल्लेखनीय हैं। उधर अमेरिका में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करने जाने के लिए मरीन वन पर सवार होने से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से भारत चीन तनाव के मुद्दे पर कहा, वहाँ बहुत ही मुश्किल हालात हैं। हम भारत से बात कर रहे हैं, हम चीन से भी बात कर रहे हैं, वहाँ उनके बीच बड़ी समस्या है। भारत और चीन के बीच बने हालात को लेकर ट्रंप से उनके आकलन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, वहाँ उनके बीच टकराव है, देखते हैं क्या होता है, हम उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। बीते कुछ दिनों से पूरा ट्रंप प्रशासन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में चीन की सेना की अवैध घुसपैठ के मामले में भारत के पक्ष में खड़ा नजर आया है। उधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और कुलगाम जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान सुरक्षा बलों के साथ 2 मुठभेड़ों में एक पाकिस्तानी नागरिक समेत 4 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष कार्य बल ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के वास्ते समझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। यहाँ तक 3 आतंकवादियों के रिश्तेदारों को भी लेकर आए, लेकिन भावनात्मक अपील नाकाम रहने पर शहर के जूनिमर इलाके में पुलिस को अभियान शुरू करना ही पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि अभियान शनिवार देर रात शुरू हुआ और सुरक्षा बलों ने तीनों दहशतगर्दों को मार गिराया। आतंकवादियों की पहचान श्रीनगर में भरथाना के शकूर फारूक लंगू और सेमथान बिजबेहरा के शाहिद अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। वहीं तीसरा आतंकवादी सौरा का रहने वाला है, वह प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं। आतंकवादियों को समझाने की सभी भावनात्मक अपीलें नाकाम रहने के बाद पुलिस को घनी आबादी वाले इलाके में आम लोगों को बचाने के लिए अभियान शुरू करना पड़ा और अभियान में तीनों को ढेर कर दिया गया। माना जाता है कि आतंकवादी रमजान में सौरा में बीएसएफ के 2 जवानों की हत्या में शामिल थे। इन आतंकवादियों में से एक को घर में घेर लिया गया था, जहां इन सभी को ढेर कर दिया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में शकूर फारूक लेंगू भी शामिल है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह इस साल 20 मई को सूरा इलाके में बीएसएफ के 2 जवानों की हत्या में शामिल था, जिनमें से एक जवान से छीनी गई AK राइफल भी मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई है। अधिकारी ने कहा कि ये 3 आतंकवादी प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर से जुड़े थे। सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में जून में अब तक 31 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि इस साल कुल 105 आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है, वो रोजाना एक ना एक ट्वीट कर रहे हैं। आज उन्होंने सुरेंद्र मोदी करके एक जो ट्वीट किया उस पर विवाद हो गया और पहले तो बीजेपी ने कहा कि आप ये, हालांकि राहुल गांधी ने सुरेंद्र मोदी लिखा था लेकिन उनका कहने का आशय सरेंडर मोदी है। उन्होंने जापान के एक समाचार पत्र के लेख को भी रिट्वीट किया था। अब जो बीजेपी है उसका कहना है कि कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री का अपमान किया, देश का अपमान किया, माफी मांगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी अभी एक जनसंवाद रैली को वर्चुअली जो संबोधित कर रहे थे उसमें उन्होंने साफ कहा कि जो इस समय कांग्रेस के साथ कोई नहीं है, यहाँ तक कि ईश्वर भी उनके साथ नहीं है और प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरीके से वो अनर्गल बातें बोल रहे हैं उसके लिए देश उनको कभी माफ नहीं करेगा।